प्रेषण का माध्यम, उसमें यादृच्छिकता होनी चाहिए, उसमें लोचशीलता होनी चाहिए, उसमें विनम्रता होनी चाहिए और वो सारी चीजें भारत में एक केंद्रीय भाषा जो हिंदी है उसमें दिखलाई पड़ती है। जब 1917 में भारूच में शिक्षा सम्मेलन हुआ और गांधी जी ने कहा कि कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा तभी हो सकती है जब वो कार्य करने वाले लोगों तक पहुंची, उसमें कार्य व्यवहार होता हो। और सरलता और सहजता उसमें भरी। कहा कि हिंदी के अलावा ऐसी कोई भाषा नहीं है जो राष्ट्रभाषा है। भौगोलिक दृष्टि से भारत को आप देखते हैं तो भारत भाषा के आधार पर दो भागों में बढ़ता हुआ दिखलाई पड़ता है, उत्तर का भाग और दक्षिण का। आप पढ़ते हैं, मैडम पढ़ाती है कि भक्तिकालीन संत जो दक्षिण के थे, वल्लभाचार्य वगैरह, अपने प्रचार का साधन हिंदी को बनाया। हिंदी वो भाषा थी जिसके संदर्भ में कहा जाता है जाने सकल जहां, पूरी दुनिया जाने। लेकिन ये सारे विमर्श एक तरफ हैं और राजनीतिक संघर्ष भाषा को लेकर एक तरफ। जैसे ही हिंदी भाषा का प्रश्न उठता है तो दक्षिण से आवाज उठती नहीं नहीं नहीं। दक्षिण हिंदी को स्वीकारने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है। जब देश आजाद हुआ तो राज्यों के निर्माण में भाषा की भूमिका नहीं। जो 13-15 राज्य बने भाषा के आधार पर नहीं बने, लेकिन स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात आंध्र प्रदेश का बंटवारा, आंध्र प्रदेश का विभाजन श्री पुट्टी रमन्नू के निधन से, अनशन से भाषा के आधार पर करने के लिए भारत सरकार हिल रहा है तो वो गिरने वाला था, इसमें बेचारी तुम्हारा पैर टूट जाता है। हम देख रहे हैं। थैंक यू बोले। आप संवैधानिक परिप्रेक्ष्य को देखें। जब देश आजाद हुआ बहुत बातें नहीं कहनी है क्योंकि बातें सारी आप लोगों ने कही, जो कुछ बची थी भैया आदर्श कुमार ने कह ली है, तो हम बहुत रिपीट नहीं करेंगे। कहा गया कि देश की आजादी के बाद संविधान में व्यवस्था दिया गया कि 15 साल 1965 तक अंग्रेजी चलेगी, उसके बाद हिंदी पूर्ण रूप से राजकाज की भाषा। लेकिन 65 के आते आते यह व्यवस्था कर दी गई कि नहीं, जब तक राज्य चाहेंगे तब तक राजकाज की भाषा अंग्रेजी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा दक्षिण के दबाव में हुआ और उत्तर की लापरवाही से। हमको कोई क्यों अखबार में ले दे?
यदि हम मिलें और आपके नमस्ते के पहले मुस्कुराते हुए चेहरे से आपका वेलकम ना करें तो आप हमको नमस्ते क्यों करें? जब उत्तर भारतीयों ने दक्षिण भारत की भाषाओं बोलियों का मुक्त हृदय से आलिंगन नहीं किया तो दक्षिण भारत को ये भय हो गया नहीं, यदि हिंदी को राष्ट्र भाषा बना दिया गया तो दक्षिण भारत पर उत्तर भारतीयों का प्रभुत्व कायम हो जाएगा और दक्षिण भारतीय संस्कृति और सभ्यता दब जाएगी, द्वैम दर्जे। यही बातें इतनी घर करती गई कि वहां के राजनीतिक दलों ने अपने जनाधार का आधार बना दिया। तमिलनाडु में जब हिंदी को रेलवे स्टेशनों पर नाम में प्रयोग किया जाने लगा तो एक विशाल आंदोलन खड़ा हुआ स्टेशन नाम लिखने की विरुद्ध और भारत सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। हिंदी विश्व की तृतीय सबसे बड़ी ज्यादा आबादी में बोले जाने वाली भाषा है। विश्व के बाहर 12 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली भाषा है। अपने अंदर कई दर्जन बोलियों को सन्निहित रखने वाली भाषा है। उसके बावजूद भारत में राष्ट्रभाषा ये कैसी विडंबना। आज हिंदी के समूह कारपोरेट और टेक्नोलॉजी दोनों एक नई भूमिका लेकर के, क्यों? क्योंकि हिंदी व्यवसायिक जगत के लिए एक व्यवसायिक क्षेत्र हो गया, एक मुनाफा का स्थान हो गया, मुनाफे का बाजार हो गया। और उन्होंने अपने को आते आते आज इस हद तक हिंदी के अनुकूल कर लिया है कि आप हम सभी लोग उनके व्यवसाय में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भागीदार बने हुए। हिंदी एक जीवंत भाषा, प्राणवान है, जिसके बिना संविधान में लिखी गई वो बातें जहां वो कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, एक जो राष्ट्र की एकता लाना चाहते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने 14 सितंबर 1949 को कहा था कि ये राष्ट्र की एकता को लाने वाला प्रस्ताव है जब हिंदी को राजभाषा बनाया गया। कहा ये भारत की सामाजिक संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन आज हिंदी राष्ट्रभाषा न बन पाए, हिंदी राजभाषा की प्रभुत्वशाली भाषा न बन पाए तो एक चिंता का विषय है।
मजा लगा एक विमर्श का विषय है।